हेलो टू एवरीवन। आज हम गेट फिजिक्स जो है उसमें 2014 का एक क्वेश्चन है जो EMT से बेस्ड है, उसे सॉल्व करेंगे। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमें गिवन है एक सेमी सर्कुलर रीजन, ठीक है, एक सेमी सर्कुलर रीजन हमें गिवन है इस तरीके से XY प्लेन के अंदर, ये ठीक है। अब यहां पर क्या है कि सपोज दिस इज ए पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे, देयर कोऑर्डिनेट्स आर r0 एंड π/4, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि अंदर जो है ये वाला रीजन, इसका जो परमिटिविटी है, ठीक है, इस मीडियम का वो एप्सिलॉन 1 है और बाहर है एप्सिलॉन 2। कोई भी लाइट यहां पर इंसिडेंट होती है, मान लीजिए दिस इज नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तो हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए अगर कंप्लीट आप सर्कल बनाएंगे तो ये क्या आएगा, सेंटर आएगा, और सेंटर से ये क्या होगा, नॉर्मल है, ठीक है। तो यहां पर ये नॉर्मल है और इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मान लीजिए कोई इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमें गिवन है से E1, ठीक है। ये E1 की वैल्यू मुझे गिवन है, E1 की वैल्यू इन यूनिट वेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स इन केस ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, इट इज गिवन एज 7 ER कैप माइनस 3 E थीटा कैप, ये गिवन था, ठीक है। और देखिए इंसिडेंट जब हो रही है रे तो पॉइंट P पर पहुंचती है और उसके बाद में जो इमर्जिंग रे है, उस इमर्जिंग रे का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है वो एक्स एक्सिस क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, ठीक है। से इट इज E2, E2 इज द इमर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विच बिकम्स पैरेलल आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम दिस सेमी सर्कुलर रीजन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1 की क्या वैल्यू होगी। एंड सपोज देयर आर नो फ्री चार्जेस इन दिस सिस्टम, अगर कोई फ्री चार्ज नहीं है तो इस केस में क्या होगा, सिग्मा F की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर ये आपने फाइंड आउट करना है तो बाउंड्री कंडीशंस आपको आनी चाहिए। बाउंड्री कंडीशंस के अकॉर्डिंगली क्या है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और नॉर्मल कंपोनेंट किसका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, ये दोनों कंटिन्यूस होते हैं। यानी कि इस रीजन में और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है इस रीजन में और इस रीजन में इक्वल होंगे। ये ऐसा हमने बाउंड्री कंडीशंस पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर इस रीजन में फाइंड आउट करूं अगर मैं कंडीशन ऑफ बाउंड्री कंडीशन, देन E1t इज इक्वल टू E2t, ठीक है। रीजन नंबर से 1, रीजन नंबर से इट इज 2। तो रीजन नंबर 1 में टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट इक्वल टू द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए अगर ये नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, से दिस इज पॉइंट O। अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के साथ में जो इंसिडेंट रे है ये कितना एंगल बनाएगा, इंसिडेंस एंगल से इट इज θ1, ठीक है। और ये आपके केस में इमर्जिंग रे, ये नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल, ये तो गिवन है π/4, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, दैट मीन्स π/4, ठीक है। ये एंगल हमें गिवन है। अच्छा ये एंगल 45 डिग्री, ये है θ1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहां से टेंजेंशियल कंपोनेंट, देखिए अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के साथ के एंगल्स हमने माने हैं θ1 और 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री हमें गिवन था और θ1 मैंने खुद से अज्यूम किया है, तो यहां पर टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा sin θ1, ठीक है, sin θ1 E1 का, और E2 का sin 45 डिग्री। तो कितना हो जाएगा यहां से टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये हो जाएगा E1, ठीक है, E1 sin θ1, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा E2 और sin, और ये हो जाएगा यहां पर θ2 विच इज 45 डिग्री, ठीक है। ये तो आया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड बाउंड्री कंडीशन हम यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो क्या होगा, इन दोनों रीजन में कंटिन्यूस है, सो D1n नॉर्मल कंपोनेंट, दिस इज इक्वल टू D2n, ठीक है। और D की वैल्यू कितनी है यहां पर, अगर रीजन नंबर 1 में बात करें तो एप्सिलॉन 1, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट तो E1 कोस और θ1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू E2 और E2, ठीक है। इस केस में एप्सिलॉन 2 E2 और cos θ2 विच इज 45 डिग्री है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए E1 हमें गिवन है, E1 जो है हमें गिवन है बट E2 गिवन नहीं है। अब ऐसे केस में आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। से इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो कितना आ जाएगा यहां से, देखिए यहां से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1, E1 से E1 कैंसिल, sin θ1 डिवाइडेड बाय cos θ1 बिकम्स tan θ1, दिस इज इक्वल टू
यहां पर देखें तो E2 से ये E2 कैंसिल, 1 बाय एप्सिलॉन 2 और यहां से आ जाएगा sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45 विच इज tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1 की वैल्यू देख लीजिए कितना आ गया, इसका आंसर आ गया एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा 1, बस यही आंसर है। ठीक है, बट अभी थीटा 1 की वैल्यू हमें नहीं मालूम, इस थीटा 1 की वैल्यू क्या हमें मालूम है, नहीं मालूम है, तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखिए ये 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ नॉर्मल बना रहा है, यहां पर भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉर्मल, तो अगर ये 45 तो ये भी कितना 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां पर ये प्रॉपर्टी यूज करूं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो इस ट्रायंगल में फिर भी मुझे थीटा 1 नहीं मालूम होगा क्योंकि मुझे ये वाला एंगल नहीं पता। ठीक है, अब अगर ये वाला एंगल नहीं पता तो देखिए E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में, इसके पैरेलल, तो क्यों ना इसको कुछ नाम दे दें से अल्फा। देन अल्फा की क्या वैल्यू होगी, अल्फा की वैल्यू होगी 45 डिग्री प्लस में थीटा 1। अगर मुझे अल्फा किसी तरीके से पता चल जाता है तो थीटा 1 मुझे मालूम चल जाएगा, दैट मींस एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है एक्चुअल में अल्फा। देखिए अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका ये है, देखिए एक्स कंपोनेंट है इस तरफ में, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट इस तरफ और वाई कंपोनेंट है इस तरफ, तो अगर tan अल्फा अगर मैं यहां से देखूं tan अल्फा, ठीक है tan अल्फा, तो tan अल्फा हो जाएगा वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वो हमें गिवन है, लेकिन यहां पर एक चीज की गड़बड़ है यहां पर कि देखिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये है एक्स वाई एक्सिस, मतलब ये किसमें है कार्टेशियन के अंदर, तो कार्टेशियन में इसको पहले चेंज करो। तो कार्टेशियन में चेंज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूनिट वेक्टर्स हम यूज करते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ये इसका और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो यूनिट वेक्टर्स हम यूज करते हैं आई कैप जे कैप के कैप, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो ER वेक्टर का रिलेशन आई कैप जे कैप के साथ और E थीटा कैप का रिलेशन आई कैप जे कैप के साथ क्या होगा, उसको यहां पर पुट कीजिए और फिर यहां से आप देख लीजिए EY कंपोनेंट कितना और EX कंपोनेंट कितना, इससे अल्फा मालूम हो जाएगा। अल्फा मालूम हो जाएगा तो थीटा 1 मालूम हो जाएगा, तो एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ER वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर्स इन केस ऑफ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। यहां पर अगर हम देखें तो देखिए ये 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, हमने कैलकुलेट किया अभी क्योंकि ये 45 डिग्री गिवन है। ठीक है, सो ये कुछ इस टाइप से गिवन है हमें, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज 45 डिग्री। आर वेक्टर जो होता है इसी डायरेक्शन में होता है, तो ER भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में आई कैप है और इस डायरेक्शन में क्या है, जे कैप है। ठीक है, और E थीटा कैप ये किस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर, तो ये इस डायरेक्शन में होगा E थीटा कैप। ठीक है, या हम कह सकते हैं यहां पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं सेम चीज E थीटा कैप। अगर ये जे कैप है तो इधर की तरफ माइनस आई कैप है, और ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो ER वेक्टर, ER यूनिट वेक्टर की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ER यूनिट वेक्टर की ये हो जाएगी, देखिए cos 45 डिग्री आई कैप प्लस में sin 45 डिग्री और जे कैप, ये हो जाएगा यहां से। ठीक है, और E थीटा कैप, E थीटा कैप, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E थीटा कैप की हो जाएगी cos थीटा यानी कि cos 45 डिग्री जे कैप और माइनस, क्योंकि देखिए ये माइनस है तो माइनस में sin 45 डिग्री जे कैप। देखिए ये आपको बुक्स में भी देखने को मिल जाएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम पढ़ते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो वहां पर इन चीजों को इंट्रोड्यूस किया है। वहां पर थीटा यूज किया गया, 45 डिग्री नहीं है, बट इस केस में हमने मालूम किया कि ये थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, इसलिए मैंने यहां पर पुट कर दिया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बाकी रिलेशन यही होता है, जनरल है, आपको याद भी होना चाहिए ये चीज। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप और डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज 1/√2 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी जे कैप, अच्छा ये आई कैप है ना, जे कैप माइनस में आई कैप। ठीक है, और डिवाइडेड बाय √2। अभी दोनों वैल्यूज आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा E1 वेक्टर इज इक्वल टू 7 ER वेक्टर विच इज बाय √2 आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में 3 और डिवाइडेड बाय √2, और ये आ जाएगा जे कैप माइनस में आई कैप। ठीक है, और अगर हम बात करूं EX कंपोनेंट की, अब EX कंपोनेंट कितना है, E1 वेक्टर कितना है और डॉट प्रोडक्ट विद द आई कैप कितना हो जाएगा ये,
ठीक है, ये हो जाएगा आपके केस में 7/√2, ठीक है, और माइनस इन दिस माइनस प्लस, सो प्लस में 3/√2, दैट मीन्स 10/√2, ठीक है। एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10/√2, ठीक है। और अगर हम बात करें वाई कंपोनेंट की, तो वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वाई कंपोनेंट इज E1 डॉट में जे कैप, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके केस में 7/√2, ठीक है, 7/√2 और माइनस में, ठीक है, ये माइनस में 3/√2, तो इसका आंसर आ गया 4/√2। तो tan अल्फा मुझे पता चल गया, tan अल्फा कितना आ गया, tan अल्फा बराबर EY/EX, दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 10, 2/5। tan अल्फा 2/5 कब होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट अगर आप फाइंड आउट करेंगे, ये एंगल अल्फा आता है 21.8 डिग्री का ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ये वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए, θ1 आप मालूम कीजिए और फिर यहाँ पर tan θ1 आपके केस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हालांकि लॉन्ग मेथड हुआ। देखिए दूसरा जो ट्रिक है वो आप इस तरीके से अपना सकते हैं, इतना लॉन्ग मेथड नहीं करना चाहते हैं अगर आप कार्टेशियन में चेंज करके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये गिवन है 7 ER कैप, तो ER कैप इस डायरेक्शन में है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 7 गिवन है। ER इस डायरेक्शन में, E थीटा इसके परपेंडिकुलर, तो ये इस डायरेक्शन में, E थीटा इस डायरेक्शन में है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। और E थीटा के साथ कितना है, 3 है, दिस इज 3, ठीक है। अब अगर ये 7 है, ये 3 है, तो क्या tan θ1 आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से आ जाएगा tan θ1 की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना है, 7 है, तो 3/7, tan θ1 की वैल्यू 3/7। आप इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 3/7, तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ε2/ε1 की वैल्यू 1/tan θ1, दैट मीन्स 3/7, तो यहाँ से आ जाएगा 7/3 और यू से दैट 2.3, ठीक है, 2.3 कितने आएगा, ठीक है, 2.33, ठीक है, इस तरीके। तो इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते थे, ऑब्वियसली हमें गिवन था, तो ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो दोनों ही केस पॉसिबल है। सो अगर आपको आज की वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।